हेलो एवरीवन, S1 कोचिंग सेंटर के विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज का यह क्लास है बेहद खास होने वाला है क्योंकि हम चर्चा करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। दोस्तों, आप जानते होंगे कि रेलवे परीक्षा में जीके का हिस्सा ही सफलता की कुंजी बन जाता है। कई बार छात्र पढ़ाई तो पूरी कर लेते हैं लेकिन यह नहीं समझ पाते हैं कि असली परीक्षा में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं पिछली सालों के असली सवाल, जिन्हें हल करके आप जान पाएंगे क्या क्या तो किस तरह से रेलवे बोर्ड प्रश्न पूछता है, किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है और किस तरह इन सवालों को जल्दी और सही तरीके से हल किया जा सकता है। तो तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए। यहाँ हर सवाल आपके चयन की ओर एक कदम बढ़ाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, जिसमें आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग जो लेवल 6 का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उसका देखेंगे, जिसमें 9 मई 2022 शिफ्ट 1 और 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 9 मई 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। तो बताना कि आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आईपीसीसी का पूर्ण रूप इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जलवायु परिवर्तन के कारणों का आकलन करता है। यह एक संयुक्त राष्ट्र का अंग भी है। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है सभी सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी और तकनीकी मार्गदर्शन के बारे में सहयोग प्रदान करता है, जिसका उपयोग जलवायु नीतियों को डिजाइन करने के लिए किया जा सकता है। यह जो है वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करता है जो सरकारी निर्णय की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करती है और UNFCCC COP बैठकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नील नदी को किस नदी की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, तो मिस्र कहा जाता है। ठीक है, मिस्र देश को। देखिए, नील जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। नदी का जो अधिकांश भाग है वो मिस्र में बहता है। यह कृषि, मछली पकड़ने का स्रोत है और देश में परिवहन की सुविधा भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय डैश वादक है। तो देखिए तबला वादक हैं वो। देखिए, अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय तबला वादक हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञता हासिल की और वे पंजाब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें अक्सर सितार विशेषज्ञ पंडित रविशंकर के साथ देखा जाता है। तबला विशेषज्ञ जाकिर हुसैन कुरैशी के पुत्र हैं। पश्चिमी संस्कृति को तबले का परिचय कराने में कुरैशी की अहम भूमिका थी और उन्हें 1977 में पद्मश्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति किसे संदर्भित करता है। तो देखिए किसे संदर्भित करता है, तो आय में परिवर्तन के रूप में खपत के परिवर्तन की दर ये हो जाएगा। देखिए, उपभोग करने की जो सीमांत प्रवृत्ति होती है वो आय में परिवर्तन के संबंध में उपभोग में परिवर्तन को संदर्भित करता है। जब आय में वृद्धि होती है ना तो यह उपभोक्ता के बेहतर क्रय शक्ति को दर्शाता है और आय में परिवर्तन न केवल उपभोग को प्रभावित करता है बल्कि बचत में भी परिवर्तन को प्रेरित करता है। खपत का जो अनुपात है उपभोक्ता की आय के स्तर और संबंधित आवश्यकताओं पर निर्भर करता है और बढ़ी हुई मांग की खपत के लिए आवश्यक अतिरिक्त उत्पादन की गणना के लिए अर्थशास्त्र में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर जुड़ा हुआ है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ है। देखिए, माजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोग रहते हैं। यह असम राज्य में स्थित है और अपने आप में एक जिला भी है। इसका जो निर्माण है वो ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है और यह जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर स्थित है और जो ब्रह्मपुत्र नदी का एक हिस्सा है और यह ब्रह्मपुत्र नदी और सुवर्णश्री नदी से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति जो कौन करता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करता है। देखिए, अनुच्छेद 75 जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है और मंत्री परिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देता है और यह भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कार्यकारी निकाय का प्रतिनिधित्व करता है और इसे कैबिनेट भी कहा जाता है, जहाँ अधिकांश कार्यकारी निर्णय किए जाते हैं। अनुच्छेद 74 जो मंत्री परिषद के गठन के बारे में बताता है
और अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद से संबंधित अन्य प्रावधानों जैसे कि नियुक्ति, लोकसभा में सामूहिक जिम्मेदारी, सांसद बनने के लिए 6 महीने का समय आदि के बारे में वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू किया था? फिर जनवरी 2021 ईस्वी में शुरू किया था। देखिए, जेल पर्यटन की जो पहल है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जनवरी 2021 में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक जेलों और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहल के एक भाग के रूप में पुणे के यरवदा जेल के कुछ हिस्से आगंतुकों के लिए खोल दिए गए हैं और जेल का जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूना पैक्ट यानी कि अम्बेडकर और गांधी के बीच पर हस्ताक्षर करने और कई स्वतंत्रता सेनानियों को समायोजित करने का ऐतिहासिक महत्व है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेलोदिया लुसेली ने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता? तो देखिए कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव हो जाएगा। ठीक है, देखिए वेलोदिया लुसेली एक मैक्सिकन लेखिका है जिन्होंने अपने काम लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता और यह मैक्सिको अमेरिका सीमा के पास बच्चों को उनके माता पिता से अलग करने के विषय पर आधारित एक उपन्यास है। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार के बारे में चले जान लेते हैं। देखिए, यह जो पुरस्कार है वो अंग्रेजी साहित्य में कार्यों के लिए दिए जाने वाले सबसे समृद्ध साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है और अखिल शर्मा एक भारतीय अमेरिकी को उनके उपन्यास फैमिली लाइफ के लिए 2016 में पुरस्कार मिला और 1994 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कारों को 1 लाख रुपए लगभग, ठीक है, की पुरस्कार राशि के साथ साहित्य के लिए दुनिया के सबसे धनी पुरस्कारों में से एक माना जाता है और यह जो पुरस्कार है वो अंग्रेजी में लिखित या फिर अनुवादित उपन्यास को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि देश को संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार करने हेतु डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। तो देखिए 29 अगस्त 1947 को किया था ये। देखिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करते हुए विधानसभा ने कुल 7,635 में से 2,473 संशोधनों को पेश किया और चर्चा की और उनका निपटारा किया। भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और माननीय सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इसमें अपने हस्ताक्षर किए थे और कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने वास्तव में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद जान लीजिए कि जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे उस दिन बाहर बूंदाबांदी हो रही थी और इसे एक अच्छे शगुन के संकेत के रूप में व्याख्यात किया गया था। भारत का जो संविधान वो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था और उस दिन संविधान सभा का जो अस्तित्व है समाप्त हो गया और 1952 में एक नई संसद के गठन तक खुद को भारत के संसद में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि मछली की खपत बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा ये। देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया है। परियोजना जो विशाखापत्तनम में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश से मछली की खपत बढ़ाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक्वा बाजार नाम से 150 से अधिक अत्याधुनिक मछली बाजार स्थापित किए जाने हैं और यह शहरी क्षेत्रों में हब एंड स्पोक मॉडल बनाया जाएगा। बड़े शहरों में एक्वा हब बनेंगे जहां से उपज को खुदरा दुकानों में वितरित किया जाएगा और एक्वा बाजारों और आउटलेट्स में एक जीवित मछली अनुभाग, बर्फ मछली और झींगा अनुभाग, जमे हुए अनुभाग और साफ करने, काटने और पैक करने के लिए एक ड्रेसिंग अनुभाग होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से किसके पास 4 कक्ष हृदय होता है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे मोर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। देखिए मोर का हृदय 4 कक्ष वाला होता है। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है तो पाओ क्रिस्टेसस है। मोर का वर्गीकरण के बारे में चले जान लेते हैं। तो देखिए एक किंगडम जंतु में आता है, फाइलम जो है कॉर्डेटा हो जाएगा, सब फाइलम जो है कशेरुका हो जाएगा और महावर्ग टेट्रापोडा में आएगा, वर्ग जो है एविस में आएगा, वो क्रम कौन सा क्रम में आएगा तो गैलीफॉर्मेस में आएगा और परिवार कौन सा होगा तो फासियानिडे आएगा, जाति कौन सा पाओ है और प्रजाति कौन सा क्रिस्टेसस है।
चलिए और कुछ जान लेते हैं। जैसे मेढक उभयचर वर्ग से संबंधित है और इसमें 2 अलिंद और 1 नीले के साथ 3 कक्षीय हृदय का होता है, और मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, और अश्वमीन की जो सी हॉर्स होता है इसका हृदय भी 2 कक्षीय होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष में की गई थी, तो 1948 ईस्वी में की गई थी। देखिए भारत के पहले औद्योगिक नीति एक वक्तव्य को औद्योगिक नीति संकल्प के रूप में जाना जाता है और इसकी घोषणा वर्ष 1948 में की गई थी। इस सन उद्यमी और प्राधिकरण दोनों रूपों में औद्योगिक विकास में राज्य की भूमिका को परिभाषित किया, और औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 कहता है कि भारत एक मिश्रित आर्थिक मॉडल बनाने जा रहा है, और उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 में ये पारित किया गया था। इससे औद्योगिक नीति संकल्प 1948 को लागू करने के लिए पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि डैश एक वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा है तो करें। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे परमादेश, ठीक है, यानी कि मैंडेमस ये हो जाएगा। देखिए परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा निचली अदालत या फिर ट्रिब्यूनल या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण को सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने का आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है। रीट जो है 5 प्रकार का होता है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के उच्च न्यायालय के द्वारा जारी करा जाता है। कौन कौन सा है? तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। उसके बाद होता है परमादेश, जिसको बोलते हैं मैंडेमस बोलते हैं। उसके बाद प्रतिषेध होता है, उसके बाद अधिकार परीक्ष होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्यो वारंटो बोलते हैं। उसके बाद उत्प्रेषण होता है, जिसको हम लोग क्या मैंडेमस बोलते हैं। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने की शक्ति होता है, ठीक है, और उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसी उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा स्वत्वमोचन विनिवेश, ठीक है। देखिए विनिवेश को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें सरकार एक या अधिकांश कंपनियों को बहुमत हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार अभी भी इसका मालिक है और अत्यधिक और अल्पसंख्यक हितधारक बना रहता है। यह जो है मूल कंपनी के मूल्य को अधिकतम करने के लिए किसी कंपनी के सहायक संपत्ति निवेश या फिर डिवीजनों को बेचने की प्रक्रिया होती है। के बजाय लिखे वित्त और अर्थशास्त्र में विनिवेश या फिर विनिवेश वित्तीय, नैतिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किसी प्रकार के संपत्ति की कमी या किसी फर्म के द्वारा मौजूदा व्यवसाय की बिक्री है। विनिवेश जो है वो निवेश के विपरीत होता है, और विनिवेश एक अनुकूलित परिवर्तन और कंपनी के स्वामित्व और व्यापार पोर्टफोलियो का समायोजन है जो आंतरिक और बाहरी परिवर्तनों का सामना करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि एक उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और डैश के बीच स्पर्श रेखा के बिंदु पर स्थित होता है, तो ये अधिमानता वक्र ये हो जाएगा। देखिए उपभोक्ता का जो इष्टतम बंडल उस बिंदु पर होता है जहां बजट रेखा किसी एक अधिमानता वक्र के स्पर्श रेखा होता है। अधिमानता वक्र जो J.R. हिक्स और J.R.D. एलन के द्वारा रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यूज लेख में विकसित एक ज्यामितीय उपकरण है। एक अधिमानता वक्र 2 वस्तुओं के संयोजन को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि और उपयोगिता देते हैं, जिससे उपभोक्ता उदासीन हो जाता है। और एक अधिमानता सूची एक तालिका है जो 2 वस्तुओं के अलग अलग संयोजनों का प्रतिनिधित्व करती है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करती है। अधिमानता जो होता है ना वो अनुसूची को चित्रमयी प्रस्तुत को अधिमानता वक्र के रूप में दर्शाया जाता है। वक्र के साथ उपभोक्ता को दिखाए गए समानों के संयोजन के लिए समान वरीयता है, अर्थात वक्र पर वस्तुओं के किसी भी संयोजन को प्रति उदासीन होता है। आमतौर पर जो अधिमानता वक्र मूल के उत्तल दिखाए जाते हैं और कोई भी 2 अधिमानता वक्र कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। उपभोक्ता की जो अलग अलग अधिमान अनुसूचियों के संगत अलग अलग अधिमान वक्रों को दर्शाने वाले आरेख अधिमान मानचित्र होते हैं। दूसरे शब्दों में अधिमान वक्रों का समुच्चय या फिर परिवारों का एक अधिमान मानचित्र भी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो जिंक का 30 होता है, ठीक है। उसके बाद से जान लीजिए जो निकिल का कितना होता है, तो निकिल का 28 होता है परमाणु संख्या। उसके बाद इसको Ni से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। कोबाल्ट का देखिए कितना होता है, कोबाल्ट का होता है तो 27 होता है, ठीक है, इसको CO से डिनोट करते हैं। उसके देखिए फेरस, ठीक है, लोहा का कितना होता है 26 होता है, उसको Fe से डिनोट करते हैं।
देखिए जिंक एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Zn और परमाणु संख्या 30 होता है। परमाणु संख्या को किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के रूप में परिभाषित करा जाता है। इसका जो उपयोग है किसी तत्व की विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए करा जाता है और इसे आवर्त सारणी में तत्व रखने के लिए भी संदर्भित करा जाता है। जिंक की परमाणु संख्या जो है 30 है, जबकि द्रव्यमान संख्या 65 होती है और अर्थात इसमें 35 न्यूट्रॉन होता है। यह आवर्त सारणी के समूह 12 में पहला तत्व होता है। जिंक रासायनिक रूप से मैग्नीशियम के समान है और दोनों तत्व केवल एक समान ऑक्सीकरण अवस्थान के +2 प्रदर्शित करते हैं और Zn+2 और Mg+2 आयन समान आकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए लोहा का प्रतीक Fe होता है, परमाणु संख्या 26, कोबाल्ट का प्रतीक CO होता है और परमाणु संख्या 27 होता है और निकेल का प्रतीक Ni और परमाणु संख्या 28 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि वैष्णववाद में देवता के कितने अवतारों को मान्यता दी गई थी? तो देखिए यहाँ पे 10 अवतारों को मान्यता दी गई थी। देखिए वैष्णववाद में देवता के 10 अवतारों को मान्यता दी गई थी। कौन कौन सा चलिए जान लेते हैं। देखिए मत्स्य यानी कि मछली, उसके कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि वैष्णववाद जो है विष्णु की पूजा और अंगीकरण है। संस्कृत में इसका मतलब होता है द परवाडर या फिर द इमानेंट, या उसके अलग अलग अवतारों में से एक परमात्मा के सर्च अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। एक लंबे और जटिल विकास के दौरान कई वैष्णव समूह अलग अलग विश्वासों और उद्देश्यों के साथ उभर के आए और कुछ प्रमुख वैष्णव समूह में दक्षिण भारत के श्री वैष्णव जिन्हें विशिष्ट द्वैतनी भी कहा जाता है और माधव जिन्हें द्वैतनी भी कहा जाता है के शामिल है। अधिकांश वैष्णव विश्वासी हालांकि अलग अलग परंपराओं से आकर्षित होते हैं और विष्णु की पूजा को स्थानीय प्रथाओं के साथ मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में भारत के संविधान में जोड़ दिया गया था? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। देखिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे और इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग अर्थात 4 को ऐड किया था और इस नए भाग में केवल एक ही अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद 51 को है, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों के लिए संहिता को निर्दिष्ट किया गया है। बाद में 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया था। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है और यह तब इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अधिनियमित किया गया था और बड़ी संख्या में संशोधनों के कारण यह अधिनियम भारतीय संविधान में लाया गया है, जिसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए चावल की भूसी जो है के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग करा जाता है? तो लाइपेज हो जाएगा। देखिए लाइपेज जो है एंजाइम का उपयोग राइन ब्रान तेल के स्थिरीकरण में करा जाता है। राइस ब्रान तेल वंडर ऑयल के रूप में भी जाना जाता है और यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति तेल होता है। राइस ब्रान तेल भूसी से निकाला जाता है जो चावल के बाहरी कठोर परत होता है। यह बहुत सारे पौष्टिक गुणों और स्वास्थ्य लाभों के साथ खाद्य तेल में एक उभरती हुई श्रेणी होती है। राइस ब्रान तेल हृदय के अनुकूल रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला और अन्य रोगों से बचाता है। वर्तमान अध्यक्ष का जो उद्देश्य है अलग अलग प्रोबायोटिक आइसोलेट्स के माध्यम से राइस ब्रान तेल को स्थिर करना और स्थिरीकरण के बाद राइस ब्रान तेल की पोषण सामग्री का आकलन करना है। अध्ययन का जो उद्देश्य है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लाइपेज को निष्क्रिय करना था जो तेल को ग्लिसरॉल और मुक्त वसीय अम्ल में हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, जो एक गंभीर समस्या है जो इसे एक बासी स्वाद और गंध देता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलकर्ता राग हैं? तो 72 हैं। देखिए समकालीन कर्नाटक संगीत में 72 मेलकर्ता राग हैं। कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता मौलिक संगीत पैमानों का एक संग्रह है और इस राग में सभी 7 स्वर समाहित हैं। आरोही और अवरोही सुरों में कभी कभी समान सुर होते हैं। 72 मेलकर्ता को 2 भागों सुधा मध्यमा और प्रति मध्यमा में विभाजित करा गया है और इस 72 मेलकर्ता राग में 12 समूह हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। चक्र हैं इंदु चक्र, नेत्र चक्र, अग्नि चक्र, वेद चक्र, बाण चक्र, ऋतु चक्र, ऋषि चक्र, वासु चक्र, ब्रह्मा चक्र और दिश चक्र, रुद्र चक्र, आदित्य चक्र, ये सभी चक्र हैं और हनुमातोदी नेत्र चक्र के रोगों में से एक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट कैटेगरी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के पहले अधिकारी कौन बन गए? तो समिता लेंका ये हो जाएगा।
देखिए सस्मिता लेंका फरवरी 2021 में जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट कैटेगरी के तहत संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारत की अधिकारी बनी। और सस्मिता लेंका जो कटक के अठगढ़ में एक संभागीय वन अधिकारी हैं, को राज्य में पेंगोलिन तस्वीर रैकेट का भंडाफोड़ करने में मदद करने के लिए जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट कैटेगरी के तहत पुरस्कार मिला। नमिता गोखले 20 पुस्तकों की लेखिका हैं और वह 2021 के लिए साहित्य अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स पुरस्कार विजेता भी हैं। वह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सह संस्थापक और सह निर्देशक विलियम डेलरिम्पल के साथ हैं और उनका जो प्रशंसित पहला उपन्यास है वो पारो ड्रीम्स ऑफ फैशन 1984 में प्रकाशित हुआ था। जून 2020 में जो कुख्यात वन्यजीव तस्कर कुंजोक छेरिंग लामा को गिरफ्तार करने में उनकी भूमिका में एक इंस्पेक्टर सुदर्शन पंथी को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार भी मिला। अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार के द्वारा वर्ष में की गई थी, तो 1974 में की गई थी। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना सरकार के द्वारा 1974 में करा गया था। भारत का जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है। इसकी स्थापना 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत करा गया था। उसके बाद देखिए CPCB को वायु यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियाँ और कार्य भी सौंपे गए हैं और बोर्ड में लगभग 500 पूर्णकालिक कर्मचारी भी हैं। यह तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों का समन्वय करता है और उनके बीच विवादों को भी हल करता है। यह जो है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तकनीकों विंग के रूप में प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च संगठन भी है। अगला क्वेश्चन क्या कि डैश ने मोहम्मद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था, तो राणा कुंभा ने बनवाया था। देखिए राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था। चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ किले में स्थित विजय स्तंभ जो है महाराणा कुंभा जो कि मेवाड़ के राजा थे के द्वारा बनवाया गया था। यह विजय का घोतक है क्योंकि महाराणा कुंभा ने 1437 में मोहम्मद खिलजी को हराया था और इसके वास्तुकार कौन थे? राव जेता थे। इसे कीर्ति स्तंभ या कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। मोहम्मद खिलजी के पास गुजरात और मालवा की एक संयुक्त सेना थी जिसका इस्तेमाल उसने सारंगपुर युद्ध में किया था और स्तंभ प्रतिमा राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक भी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत निम्न में से कौन भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये हो जाएगा। देखिए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन पश्चिम बंगाल आसनसोल से 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उत्पादन 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ और 1 नवंबर को चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कारखाने से पहला स्टीम लोकोमोटिव निकला। पहले लोको मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स के रूप में जाना जाता था और इसका नाम बदलकर 1 नवंबर को बंगाल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास को श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया था। उसके बाद के LW विकासशील देशों में अपनी तरह की पहली उत्पादन इकाई है और एशिया में दूसरी और दुनिया में 5वीं 3 चरण के अत्याधुनिक GTO थायरिस्टर नियंत्रित इलेक्ट्रिक लोको है और 6000 HP मतलब हॉर्स पावर फ्रंट इलेक्ट्रिक लोको का निर्माण करने के लिए वैग 9 जैसे नवयुग कहा जाता है। और यह CLW मतलब क्या है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का श्रेय दिया जाता है। आज भारत 5 देशों के चुनिंदा बैंड में से एक है जो 3 चरण इलेक्ट्रिक इंजनों के निर्माण की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है ये बताना है। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करना ये हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन के तहत होता है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है जहां वह अपने कार्यों को अपने मंत्री परिषद से स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासनिक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद क्या अनुच्छेद 239 डबल ये क्या कहता है? तो दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान देता है। इसमें संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के प्रारंभ होने की तिथि से है ये। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी कहा जाएगा। भारतीय संविधान का जो भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 239 से 242 के बीच भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन करा गया है। भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक ही क्षेत्र में मिला दिया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप अब भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अक्षय ईंधन संघ के आंकड़ों के अनुसार डैश वर्ष 2020 में इथेनॉल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक था?
तो कौन हो जाएगा? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ये हो जाएगा। देखिए अक्षय ईंधन संघ के डेटा 2020 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका इथेनॉल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसने 2020 में 13.94 बिलियन गैलन से अधिक का उत्पादन किया, जिसके बाद ब्राजील में 8.08 बिलियन गैलन का उत्पादन हुआ। और संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील मिलकर दुनिया के 82% इथेनॉल का उत्पादन करता है। देखिए इथेनॉल का जो उत्पादन कैसे होता है, तो गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया आदि से किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। भारत में इथेनॉल जो मुख्य रूप से गन्ने के सिरे से किण्वन प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन करा जाता है। अलग अलग मिश्रण को बनाने के लिए इथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है। चूँकि इथेनॉल अणु में ऑक्सीजन होता है या ईंधन को पूरी तरह से जलाने की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कम उत्सर्जन होता है और जिससे पर्यावरण प्रदूषण की घटना भी कम होती है। चूँकि इथेनॉल का जो उत्पादन है पौधों से होता है जो सूर्य की शक्ति का उपयोग करते हैं, इथेनॉल को अक्षय ईंधन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सबसे ज़्यादा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये हो जाएगा। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का दुनिया भर में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सबसे ज़्यादा है और अमेरिका में कुल स्वास्थ्य व्यय $4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यह 38 सदस्य देशों के साथ एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1961 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए करा गया था। भारत जो OECD का सदस्य नहीं है, लेकिन यह एक प्रमुख आर्थिक भागीदार रहा है। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस पेरिस में है और OECD की स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो तौकती हो जाएगा, ठीक है, तौकती। देखिए चक्रवात तौकती यह 2021 का पहला चक्रवाती तूफान था जो अरब सागर से निकला था और 17 मई 2021 को दक्षिणी गुजरात से टकराया और इसे बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका नाम क्या है? तो म्यांमार ने रखा है और बर्मी भाषा में इसका जो अर्थ है वो गेको, एक अत्यधिक मुखर छिपकली भी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा कि ऊर्ध्वपातन क्या है, ये बताना है। तो किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होना, यही ऊर्ध्वपातन होता है। देखिए ऊर्ध्वपातन एक ऐसी तकनीक है या फिर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इस घटना को कपूर या फिर नेफ्थलीन में देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया में बर्फ या फिर बर्फ बिना पानी बने सीधे जलवाष्प में बदल जाता है। देखिए निक्षेपण क्या होता है? या गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया होता है, ठीक है। उससे देखिए वाष्पीकरण या द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया होता है और संलयन क्या होता है? या ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया होता है और संघनन क्या होता है? या गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस व्यक्ति को जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो के सेल्जा हो जाएगा इसका आंसर। देखिए केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सेल्जा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो 30वें स्नातक समारोह के दौरान ओपन सोसाइटी पुरस्कार की घोषणा की गई जो ऑनलाइन आयोजित किया गया था और यह जो पुरस्कार है प्रतिवर्ष असाधारण विशेषताओं वाले व्यक्तियों को दिया जाता है जो एक खुले समाज के आदर्शों की सेवा करता है। मध्य यूरोपीय विश्वविद्यालय यह एक स्नातक और स्नातक स्तर का चौराहा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1991 में हुआ था। यह बुडापेस्ट के हंगरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेगा कि 3 अगस्त 2021 को डैश बिल मास्टर्स ओपन में शतरंज के भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने। तो देखिए कौन हो जाएगा? तो हर्षित राजा हो जाएगा। देखिए पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्ष शतरंज खिलाड़ी हर्षित राणा भारत के शतरंज के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्होंने बिल मास्टर्स ओपन 2021 में ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल की, जहां उन्होंने डेनिस वेगनर के खिलाफ अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड प्राप्त करने के लिए एक राउंड के साथ अपना खेल ड्रॉ किया। उन्होंने 2014 में जमशेदपुर में अंडर-13 राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में रजत और उसी वर्ष तमिलनाडु में आयोजित SGFI नेशनल में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2015 में ग्रीस में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप अंडर-14 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में बोली जाती है? तो असम राज्य में बोली जाती है।
देखिए, बोडो भाषा जो है मुख्य रूप से असम में बोली जाती है। बोरो, जिसे बोडो भी कहा जाता है, भारत के असम राज्य में सबसे बड़ी निर्जातीय समूह है और वे उत्तर पूर्वी भारत में फैले हुए हैं। वे मुख्य रूप से असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में केंद्रित है। हालांकि बोडो असम और मेघालय के अन्य सभी जिलों में निवास करते हैं। बोडो का जो आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान के तहत बोरोकाचारी अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाना जाता है। बोरो लोगों बोरो भाषा बोलते हैं, जो भारत के 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की SI इकाई है और लगभग 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती है? तो ये कूलम हो जाएगा। देखिए, विद्युत आवेश का सही मतलब कूलम होता है। उसी प्रकार जान लीजिए वाट का सही मतलब क्या था, शक्ति होता है। ठीक है, उसके शक्ति का सही मतलब क्या था, वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का सही मतलब क्या था, ओम होता है। और विभवांतर का सही मतलब क्या था, वोल्ट होता है। चलिए, अब हम लोग 7 जो मूल मात्रक होता है वो सबका मात्रक जान लेते हैं। देखिए, लंबाई का मात्रक क्या था, मीटर। समय का क्या था, सेकेंड। पदार्थ की मात्रा का क्या था, मोल होता है। विद्युत धारा का क्या था, एम्पियर होता है। तापमान का क्या था, केल्विन होता है। दीप्त तीव्रता का क्या था, कैंडेला होता है। और द्रव्यमान का क्या था, किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा कि दिसंबर 2021 तक भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल संख्या कितना है? तो 7 हो जाएगा। देखिए, दिसंबर 2021 तक भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो कुल संख्या है वो 7 है। कोयला, गैस, जल विद्युत और पवन ऊर्जा के बाद परमाणु ऊर्जा जो है भारत की बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। दिसंबर 2021 तक बिजली संयंत्र में 23 से ज़्यादा परमाणु रिएक्टर के साथ भारत दुनिया में परमाणु रिएक्टर की संख्या के मामले में 7वें स्थान पर है, जो 6780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है। चलिए, उसके बाद जान लेते हैं कुछ और। जैसे देखिए, काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि 1993 में स्थापना हुआ था, कहाँ पर है? तो गुजरात में है। उसी प्रकार देखिए कि कलपक्कम मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि 1984 में स्थापना हुआ था, कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि 1991 में स्थापना हुआ था, कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। उसी प्रकार देखिए कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि 2000 में स्थापना हुआ था, कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र 1973 में स्थापना हुआ था, कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। उसी प्रकार देखिए कि जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि 1969 में स्थापना हुआ था, कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि 2013 में स्थापना हुआ था, कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कि उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले उष्णकटिबंध लेग्यूमस प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार जो किस प्राप्त हुआ है? तो देखिए, ये हो जाएगा अर्ध शुष्क उष्णकटिबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा। देखिए, उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सितंबर 2021 में अफ्रीका फोरम फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन 2021 शिखर सम्मेलन में प्रदान किया गया। और उसके बाद देखिए, यह जो है उष्णकटिबंध लेग्यूमस प्रोजेक्ट के लिए पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार किस देश में जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है? तो हांगकांग जो कि चीन का है, ये हो जाएगा। देखिए, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार हांगकांग चीन का शहर में जन्म के समय उच्चतम जीवन प्रत्याशा है। कितना है? तो 84.9 वर्ष है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो भारत है 189 देशों और क्षेत्रों में से 131वें स्थान पर है। और मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार जन्म के समय भारत की जो जीवन प्रत्याशा कितना? तो 69.7 वर्ष का है। उसके जान लीजिए HDI 2020 के तीनों आयामों जीवन प्रत्याशा, ज्ञान तक पहुंच और जीवन स्तर के अनुसार नॉर्वे पहला सूचकांक में सबसे ऊपर है। उसके बाद आयरलैंड दूसरे स्थान पर, फिर स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर और हांगकांग चौथे स्थान पर और आइसलैंड 5वें स्थान पर रहा। और रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा जारी करा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी को हुआ था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। चंपारण जिला बिहार राज्य का एक जिला हो, वहीं पर हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है इसीलिए हुआ क्योंकि किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था, जिसे लेकर किसान काफी परेशान थे। यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसे 3 कट्ठिया प्रणाली कहा जाता है। गांधी ने जिले भर में अलग अलग गांवों की यात्रा की, किसानों से मुलाकात की और जबरन नील की खेती के खिलाफ उनकी पीड़ाओं और शिकायतों पर ध्यान दिया। उनके विरोध ने शोषक 3 कट्ठिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
वो चंपारण में जीत के बाद ब्रिटिश राजा के खिलाफ भारतीय संघर्ष में गांधी के एक मुख्य नाम बन गया और यह भारत में गांधी जी के द्वारा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि वर्ष 2021 में DRDO ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? तो देखिए सिंधु नेत्र उपग्रह लॉन्च किया गया है। देखिए सिंधु नेत्र उपग्रह को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के युवा वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसरो ने 28 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-51 का उपयोग करते हुए सिंधु नेत्र उपग्रह लॉन्च हुआ। यह हिंद महासागर क्षेत्र में चल रही युद्धपोत और व्यापारिक जहाजों की स्वचालित रूप से पहचान करने में सक्षम भी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा पर एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये हो जाएगा। देखिए HTTP हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है। HTTP का जो अर्थ है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेटा संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है और यह वर्ल्ड वाइड वेब के डेटा संचार का आधार है और यह वेब ब्राउज़र के लिए एक मानक प्रदान करता है जो उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर वेबसाइट किसी भी फाइल या फिर पेज को एक्सेस करने के लिए करा जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में एक अनुरोध प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल है और यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के ढांचे के भीतर डिजाइन करा गया है। हाइपर टेक्स्ट जिसे टेक्स्ट में एक लिंक होता है और उसे हाइपर टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है। यदि आप किसी वेब पेज पर किसी शब्द पर क्लिक करते हैं और आपका एक नया पेज पर ही डायरेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि वो आपने हाइपर टेक्स्ट पर क्लिक कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते? तो ये अवनी लेखरा ये हो जाएगा। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने 3 सितंबर 2021 को पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में 445.9 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। चीन के झांग क्यूपिंग ने पैरालंपिक रिकॉर्ड 457.9 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि जर्मनी की नाताशा हिलट्रॉप ने 457.1 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता था और अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में SH1 श्रेणी में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता और वह पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। अवनी ने पैरालंपिक रिकॉर्ड और विश्व रिकॉर्ड के बराबर R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में 249.6 अंक हासिल भी किए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है ये बताना है। तो देखिए पवन हो जाएगा। देखिए आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी इनपुट होने के नाते ऊर्जा आर्थिक बुनियादी ढांचे के प्रमुख हिस्से में से एक है। आर्थिक विकास और ऊर्जा खपत के बीच एक मजबूत संबंध मौजूद है। एक देश जितना अधिक विकसित होता है प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत उतनी ही अधिक होती है और इसके विपरीत मानव सभ्यता ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे? तो 53 हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से ज़्यादा अधिक आबादी वाले शहर थे, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और की आबादी लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले 53 शहर मौजूद हैं। ठीक है। और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 35 शहर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा थी। 31.165% जनसंख्या को 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जिसकी 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली एक अनुष्ठान नृत्य कला है? तो केरल हो जाएगा। देखिए मुखौटा से युक्त एक औपचारिक नृत्य भगवती मंदिर में किया जाने वाला एक प्राचीन अनुष्ठान है। नृत्य भद्रकाली के समान में किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है? योद्धाओं की एक पंक्ति। पदयानी एक कला रूप है जो संगीत, नृत्य, रंगमंच, व्यंग्य, चेहरे के मुखौटों का और चित्रों का मिश्रण होता है। चलिए अलग अलग स्टेट का
नृत्य रूप जान लेते हैं। देखिए कर्नाटक का कौन कौन सा नृत्य रूप है, तो देखिए कुनिथा है, यक्षगान है, सन्नाथ है, पदिजात है, दोदत्ता है, ये सब है। महाराष्ट्र का कौन कौन सा, देखिए धंगरी, गाजा, कोली नृत्य, लावनी नृत्य, पोवदास नृत्य, तमाशा नृत्य, ये सब है। के बाद केरल का क्या कहते हैं, देखिए थेयम, उसका थिरुवथिरुकली, चकयार, कुथू, कुटियाट्टम, वट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम, कथकली, पदयानी, ये सब है। केरल का नृत्य कौन कौन सा, देखिए थेयम, तिरुथिकरली, चकयार, कुथू, कुटियाट्टम, ओट्टमकुल्लम, मोहिनी अट्टम, पदयानी, ये सब हो जाएगा। तमिलनाडु का कौन कौन सा होगा, तो कुमी, कुल्टम, मैयल, अट्टम, पुलियाट्टम, भरतनाट्यम, ये सब जगह जितना अट्टम वाला होगा वो सब तमिलनाडु का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा कि 12 मार्च डैश को भारत सरकार और औपचारिक रूप से साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया गया था, तो 12 मार्च 1954 को करा गया था। देखिए साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है। यह भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुआ था। इसका कार्यालय कहाँ पर, रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। रविंद्र भवन दिल्ली संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी का भी मुख्यालय भी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंद महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के विलियनूर मंदिर में करा जाता है, तो देखिए ये गर्दी हो जाएगा। देखिए गर्दी इस नृत्य की एक पौराणिक उत्पत्ति है। जब राम ने रावण को हराया था तो वानरों ने उसकी जीत का जश्न मनाने के लिए नृत्य किया था। यह क्षेत्र के सभी त्योहारों के दौरान करा जाता है और यह 5 से 8 घंटे तक रहता है। उसके बाद चले जानते हैं हुलीवेश क्या होता है। तो हुलीवेश कर्नाटक का एक नृत्य रूप है। यह देवी दुर्गा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए करा जाता है। हुलीवेश के प्रदर्शन में अक्सर बाघ की वेशभूषा में सजे लोगों का एक समूह के द्वारा शामिल होता है। उसके बाद एक होता है दालखाई, ठीक है। ओडिशा का दालखाई नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए करा जाता है और दालखाई नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा की संबलपुर जिले में हुई है। इस नृत्य शैली का जो मुख्य विषय है क्या रखा गया, राधा और कृष्ण है। उसके देखिए टिप्पणी एक लोक नृत्य शैली है जो गुजरात भारत के सौराष्ट्र चेरवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। यह नृत्य जो है केवल महिलाओं के द्वारा करा जाता था और संगीत के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य संगीत वाद्य यंत्र जांच, मंजीरा, डबला, ढोल और शहनाई ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा कि MS एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए निम्न में से किस कैरेक्टर का उपयोग करा जाता है, तो देखिए डॉलर हो जाएगा। देखिए एक्सेल में निरपेक्ष पता का उपयोग तब करा जाता है जब किसी सूत्र में चयनित सेल की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, ताकि जब भी हम सेल को बदल रहे हैं या सूत्र को अन्य सेल या सीट में कॉपी कर रहे हो तो उसका नाम नहीं बदला जाएगा। यह चयनित सेल के कॉलम नाम के पहले और बाद में डॉलर चिन्ह में लगाकर करा जाता है। अन्यथा हम F4 फंक्शन कुंजी टाइप कर सकते हैं जो स्वचालित रूप से डॉलर के साथ कॉलम वर्णमाला को कवर कर देगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि आप सेल A1 को ठीक करना चाहते हैं तो यह इस तरह का लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि सिक्किम के लोग लहबाब धुचियन मनाते हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी पर डैश के वंश को चिन्हित करने के लिए माना जाता है, तो भगवान बुद्ध हो जाएगा। देखिए भगवान बुद्ध, उनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक एक शहरी परिवार में हुआ था जो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। उनका परिवार शाक्य वंश से था जो कपिल वस्तु लुम्बिनी के शासन करता था। 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया और धन के अपने जीवन को अस्वीकार कर दिया और तपस्या या अधिक आत्मा अनुशासन की जीवन शैली को अपना लिया। और लगातार 49 दिनों की अध्ययन के बाद गौतम ने बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया और इस घटना को महापरिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि पद्म श्री मिंती मिश्रा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और अभिनेत्री थी जिन्हें निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, तो ये ओडिसी नृत्य के लिए हो जाएगा। देखिए ओडिसी भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जो भारत के ओडिशा राज्य में है। इस नृत्य के उदाहरण देखिए ओडिशा में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में से देखे जा सकते हैं। यह जो नाम है वो औद्र नृत्य से आया है जिसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में किया गया है। ओडिसी नृत्य रूप जड़ का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि महिलाओं के लिए एक पत्रिका बामा बोधनी पत्रिका जो है के द्वारा संपादित कराया गया है, तो उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा। देखिए बामा बोधनी पत्रिका उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका थी। उन्होंने कुछ अन्य युवा ब्राह्मण कार्यकर्ताओं के साथ 1863 में बामा बोधनी सभा में स्थापित करा गया था।
इसका उद्देश्य बंगाली गृहिणियों को शिक्षित करना और उनके लिए उपयुक्त पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित करना था। बेथ्यून स्कूल की स्थापना 1849 में हुआ था और 1863 में बंगाल में लड़कियों के स्कूलों की कुल संख्या 35 थी, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या केवल 1183 थी। उमेश चंद्र और अन्य ने एक पत्रिका के माध्यम से बंगाली परिवारों को शिक्षित करने का प्रयास किया और इसका परिणाम क्या हुआ? बामा बोधनी पत्रिका था। अगस्त 1863 में बामा बोधनी सभा ने पत्रिका की शुरुआत किया था। उसके बाद इस आखिरी क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे, कालिदास की निम्न में से कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ में आधारित है? तो कुमार संभवम ये हो जाएगा। देखिए, कुमार संभवम काव्य प्रसिद्ध कवि कालिदास के द्वारा लिखित महाकाव्यों में से एक है। यह संस्कृत साहित्य के रत्नों में से एक है, ठीक है। और इस काव्य को अक्सर कुमार संभवम कालिदास कहा जाता है। यहाँ कुमार संभवम का एक संक्षिप्त सारांश दिया गया है, जो मूल रूप से भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र के जन्म के बारे में बात करता है। चलिए, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 9 मई 2022 शिफ्ट 2 में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ भागीदारी की? तो देखिए, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम ऑप्शन सी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तेलंगाना सरकार ने महत्वाकांक्षी और अपनी ही तरह की पहली परियोजना जो है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के शुरुआती परीक्षण के लिए 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया इसके लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो देखिए, यहाँ पे असम, सिक्किम और त्रिपुरा में तो किया गया था, ये नागालैंड में नहीं किया गया था, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि नागालैंड में कुल कितने जिले हैं? देखिए, नागालैंड में कुल 11 जिले हैं, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जो अनुपात है नागालैंड में, देखिए अभी 89.1 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि अविनाश सावली ने 2021 में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज कितने समय में जीती? तो देखिए 8 मिनट 20.20 सेकेंड में जीती है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि इसमें जो है ना अविनाश ने उसके बाद जान लीजिए कि जो अविनाश है इस समय दुनिया के 16वें नंबर पे आ गया है और उन्होंने दोहा में 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता और वह 2019 में विश्व प्रतियोगिता में 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय भी बन गए। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन एक भारतीय तबला कला प्रवीण व्यक्ति, संगीतकार, तालवादक, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता हैं जिन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ये हो जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके जान लीजिए कि जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक, संगीतकार, तालवादक, संगीत निर्माता और एक फिल्म अभिनेता भी है। वह जो है तबला वादक अल्लाह रेखा के सबसे बड़े बेटे हैं, ठीक है। फिर जान लीजिए कि 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था उनको। वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक भी थे। उसके बाद यहाँ से जान लीजिए देखिए उस्ताद अल्लाह रखा, ठीक है, ये भी तबला वादक हैं यहाँ पे। उसके बाद इनको 1977 में और 1982 ईस्वी में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए पंडित जो है ना, पंडित क्या है, कुमार बोस, पंडित कुमार बोस ये भी तबला वादक हैं और इनको 2007 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। और फिर देखिए पंडित अनिंदो चटर्जी ये भी तबला वादक हैं, ठीक है, और इनको 2002 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन क्या कि गांधी इरविन समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 1931 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। फिर जान लीजिए कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था इस दिन। उसके बाद जान लीजिए कि कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा इसमें, ठीक है। फिर जान लीजिए कि गांधी इरविन समझौते की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहला कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। उसके बाद दूसरा, कांग्रेस संविधि अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देगा। उसके बाद सरकार जो है कांग्रेस पर अंकुश लगाने के लिए जारी किए गए सभी अध्यादेश को वापस ले लेगा। सरकार जो है हिंसा के अलावा अन्य अपराध से संबंधित सभी मुकदमों को वापस ले लेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ से जान लेते हैं कि जो संविधि अवज्ञा आंदोलन है ये कब हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। कहाँ से? तो उनके प्रसिद्ध डांडी मार्च से शुरू हुआ था ये, ठीक है, जिसमें से अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट के एक गांव जो कि दांडी था वहां तक पहुंचा था।
और ये कुल 375 किलोमीटर में चला था। उसके बाद जान लीजिए कि गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो देखिए यहाँ पे भूटान का हो जाएगा, ठीक है। उसके जान लीजिए कि कुल जो 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करता है। कितना? 9 देश भारत के साथ सीमा साझा बाउंड्री साझा करता है, जिनमें से 7 देश जो है भूमि सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश जो है भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा देश है? चलिए सबका एक बार नाम सुन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक अफगानिस्तान हो जाएगा, उसके बाद बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 2 देश है जो है श्रीलंका और मालदीव, ये जल सीमा साझा करने वाला देश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुल 9 देश है जो भारत के सीमा से सटा हुआ है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल और भू सीमाओं की दृष्टि से भूटान जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन आपका कि गोवा जो है भारत का 25वां राज्य कब बन गया? तो 30 मई 1987 ईस्वी को ये बन गया, ठीक है। फिर जान लिया कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन रहा था, ठीक है। फिर 36 घंटे के युद्ध के बाद भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा, 1961 में गोवा पर आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया गोवा को। और फाइनली क्या हुआ? फाइनली देखिए 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी से लेकर के 30 मई, ठीक है, 30 मई 1987 ईस्वी तक गोवा, दमन और दीव का क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश था और 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा दे दिया गया इन लोगों को। उसके बाद जान लीजिए कि जो गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। उसका कोंकणी है, ठीक है, वहाँ का भाषा कोंकणी है गोवा का, और ये 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से एक भाषा है ये। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो देखिए राप्ती नदी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह जो है नेपाल के चितवन घाटी में बहने वाली एक छोटी नदी है, राप्ती नदी, ठीक है। और ये जो पूरब से पश्चिम की ओर बहता हुआ चितवन राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी सीमा में जाके ये बनाता है। उसके यहाँ पे देखिए सिंधु नदी क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वत के उत्तर ढलान पर ग्लेशियर से हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इसका प्रमुख सहायक नदियां हो जाएगा सिंधु का। उससे देखिए गंगा नदी जो है एशिया की देखिए गंगा नदी एशिया की एक क्या है? सीमा पारिक नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है ये। उसके बाद जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में यारलुंग सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि डैश भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं? तो कौन हो जाएगा? तो रविशंकर जो है, रविशंकर भारत के ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं। फिर जान लीजिए कि रविशंकर जो है ना एक सितार वादक और एक संगीतकार थे। उन्हीं को भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि 1999 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है रविशंकर को। 1962 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। और याद रखिएगा कि 1975 ईस्वी में इसको यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद पुरस्कार भी मिला हुआ था। यहाँ से याद रखिएगा उदय शंकर, ठीक है, उदय शंकर जो है एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे। उसके बाद इनको 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसके आनंद शंकर भी एक भारतीय संगीतकार और गायक और निर्माता थी और इनको भी 1970 में। ये कौन थे? आनंद शंकर, ये पंडित रविशंकर के भतीजे थे, ठीक है, याद रखिएगा। अनुष्का शंकर, देखिए अनुष्का शंकर ये ब्रिटिश भारतीय अमेरिकी सितार वादक, निर्माता और फिल्म के संगीतकार थे। हाँ, ये रविशंकर की बेटी हैं अनुष्का शंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा पादप मूल ग्रंथि में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो यहाँ कौन नहीं करता? फाइकस नहीं करता है, ठीक है, फाइकस। यहाँ से जान लीजिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ना वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन को उसके आणविक रूप से ग्रहण करा जाता है और अन्य जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि भारत सरकार ने 26 जुलाई 2021 को 5 वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए कितनी राशि अलग रखने करने की योजना बनाई है? तो देखिए 50,000 करोड़ रुपए बनाई है ये, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि हेमिस गोम्पा, ठीक है, क्या नाम है? हेमिस गोम्पा उत्सव जो है गुरु की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। किस गुरु की जयंती मनाने के लिए? तो देखिए पद्म संभव गुरु की जयंती मनाने के लिए हेमिस गोम्पा उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि जो हेमिस उत्सव है ये लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है, और ये 2 दिवसीय उत्सव है जो बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। उसके जान लीजिए यहाँ पे कात्यायन, ठीक है, ये कात्यायन क्या? ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे और वे 10 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उन्हें उसके पत्रुल रिनपोछे, ये कौन थे? ये तिब्बती बौद्ध धर्म के
तिब्बती बौद्ध धर्म के निगमा स्कूल के शिक्षक और एक लेखक थे। उसके बाद जानिए मार्पा लोत्सावा, ठीक है, मार्पा लोत्सावा ये कौन थे? ये भी तिब्बती बौद्ध शिक्षक थे जिन्हें भारत से बाहर कई वज्रयान शिक्षाओं और संक्रमण का श्रेय दिया जाता है इनको। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किस नदी को चीन ने तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। देखिए यारलुंग सांगपो नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर यह नदी चौड़ी हो जाती है और असम पहुंचने के बाद नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, फिर जान लीजिए कि जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाता है तो वहां पे इसको दिहांग नदी कहा जाता है और यह जो है कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के क्षेत्र से निकलता है। उसके बाद चलिए जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है कैलाश पर्वत की कहाँ से थे? कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलान से हुआ है। इसका देखिए कौन कौन सहायक नदी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज इसका प्रमुख सहायक नदी है। उसके देखिए सतलुज नदी, इसका भी उद्गम कहाँ है? इसका उद्गम राक्षस ताल झील से होता है। राक्षस ताल झील जो है मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास ही स्थित है। उसके बाद जान लीजिए कि सतलुज नदी का पुराना नाम जो है क्या है? शताद्रु है। ठीक है, उसके देखिए तिस्ता नदी, तिस्ता नदी जो है ना एक सिक्किम में पहुनरी या फिर भी तिस्ता के नाम से जाना जाता है। ये देखिए तिस्ता नदी जो है सिक्किम में पहुनरी हिमानी से निकलती है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आप देखेगा कि FRBMA को वर्ष 2003 में अधिनियमित किया गया था जिसने सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए थे। तो यहाँ पे बताना कि FRBMA का क्या अर्थ होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? देखिए क्या होता है FRBMA। ठीक है, क्या इसका मतलब होता है? देखिए फिस्कल, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एंड, ठीक है, एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इसका पूरा नाम होता है। और ये जो है ना वर्ष 2016 में ये सरकार के द्वारा ही गठन किया गया था। कब? 2016 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत भाषा में कलहन की राजतरंगिणी में उन राजाओं के इतिहास को शामिल किया गया है जिन्होंने देश पर शासन किया था। तो कहाँ पर? तो देखिए कश्मीर में शासन किया था। राजतरंगिणी जो है कश्मीर के राजाओं का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है और राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है? राजाओं का नदी। ठीक है, फिर जान लीजिए कि राजतरंगिणी का जो फारसी अनुवाद जैन उल अब्दीन ने करवाया था। ठीक है, जैन उल अब्दीन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि एक फर्म का जो लाभ है वो अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का है। तो क्या है कि बीच का अंतर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके देखिए लाभ, यहाँ पे क्या होता है कि लाभ का जो है ना फॉर्मूला ही होता है क्या? तो कुल राजस्व माइनस कुल लागत। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य के तुल्यकालिक नहीं है? तो कौन होगा? तो मेट्रोसेट 11 ये हो जाए। ठीक है, मेट्रोसेट 11। इसका देखिए और भी इसका अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, मेट्रोसेट 9 है, मेट्रोसेट 10 है, मेट्रोसेट 11 है। ठीक, इस तरह का और भी है। मेट्रोसेट 8 है। यहाँ से जान लीजिए कि ERS-1 क्या है? तो ये देखिए ERS-1 एक सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, ठीक है, सूर्य का अध्ययन करने वाला। और NIMBUS ये क्या है? तो देखिए ये NIMBUS-7 यह भी निम्बस कार्यक्रम की श्रृंखला का 7वां और अंतिम उपग्रह है। ये भी देखिए ICONOS यह भी एक वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन का उपग्रह है। ये भी एक उपग्रह है, ये भी उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर डैश में बनाया गया था। तो देखिए 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। अरे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो पुरी के पवित्र शहर के पास जो कि पूरी ओडिशा में स्थित है। जिसका देखिए कौन बनवाया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ठीक, कब? तो देखिए 1238 से लेकर के 1264 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था। किसके द्वारा? राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। और ये जो मंदिर है इसको एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया था, याद रखिएगा। फिर जान लीजिए कि यहाँ से कि 1984 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है इनको। अगला क्वेश्चन आएगा कि वो जनवरी 2022 तक निम्न में से भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए ये हो जाएगा कौन? N वेंकटरमन ये हो जाएगा। ठीक है, ये कितने नंबर का है? ये 48वें नंबर का है। ठीक है, उसके बाद देखिए उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में होगा। संभाला था कब? ये संभाला था अपना कार्यकाल 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 2021 ईस्वी को अपना कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है कि UNDP के द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में डैश पहले स्थान पर है। तो देखिए नॉर्वे पहले स्थान पर है। ठीक है, नॉर्वे। देखिए मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों पर आधारित होता है। कौन कौन सा? देखिए पहला याद रखिएगा, पहला होता है कि एक लंबा और एक स्वस्थ जीवन। उसके बाद दूसरा होता है कि ज्ञान तक पहुंच।
उसके बाद तीसरा नंबर में होता है एक सभ्य जीवन स्तर, ठीक है। ये तीनों पर आधार पर देखिए, ये तीनों के आधार पर मापन या अंकन करा जाता है इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग मनाली को डैश से जोड़ती है। तो देखिए मनाली को लाहौर स्पीति से जोड़ती है। उसके बाद यहाँ से जान लीजिएगा एक है अटल सुरंग, ठीक है। क्या नाम है? अटल सुरंग, जो कि प्रधानमंत्री ने 3 अक्टूबर 2020 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का उद्घाटन कर दिया, ठीक है। ये कितना किलोमीटर यहाँ से याद रखिएगा, देखिए ये जो है 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण, ठीक है, जो कि BRO के द्वारा करा गया है, मतलब बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कितना लागत आया था इसमें? देखिए इसमें लागत आया था 3300 करोड़ रुपये, ठीक है। 3300 करोड़ रुपये इसमें लागत आया था। और यह जो है मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका कि मेमोरी के संदर्भ में USB का मतलब क्या होता है, ये बताना है। तो देखिए USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और ये जो है कब रिलीज हुआ था? सबसे पहले ये हुआ था 1996 ईस्वी को सबसे पहले रिलीज करा गया था इसको। फिर जान लीजिए कि USB जो है ना पेन ड्राइव एक द्वितीयक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का एक उदाहरण है ये। एक होता है देखिए फर्स्ट प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज। ये क्या होता है? कम समय के लिए मेमोरी स्टोर करता है प्राइमरी स्टोरेज में। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा कथन है जो अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है? तो देखिए यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए मांग क्या होती है, यहाँ से जल्दी जान लेते हैं। देखिए मांग जो है ना, मांग एक आर्थिक शब्द होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो उन उत्पादों या फिर सेवाओं की संख्या को संदर्भित करता है जो उपभोक्ता जो है किसी भी मूल्य स्तर पर वो खरीदना चाहता हो। और एक होता है आपूर्ति, ठीक है। वो आपूर्ति क्या होता है? तो देखिए आपूर्ति क्या होता है कि अर्थशास्त्र में आपूर्ति एक व्यक्ति या फिर व्यवसाय के द्वारा बाजार को प्रदान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या होता है। एक होता है देखिए, एक होता है विदेशी, एक होता है विदेशी का, एक होता है विदेशी मुद्रा, ठीक है। विदेशी मुद्रा ये क्या होता है? विदेशी मुद्रा एक पर दूसरे के साथ राष्ट्रीय मुद्राओं के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक बाजार होता है यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि हेपेटाइटिस ये डैश की सूजन है जो हल्के से गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। तो देखिए हो जाएगा यकृत का, हो जाएगा, ठीक है, यकृत का। देखिए हेपेटाइटिस ये एक विषाणु के कारण होता है जो यकृत कोशिकाओं को संक्रमित करता है और सूजन का कारण बनता है। हेपेटाइटिस ये विषाणु फैल सकता है, तो कैसे? तो विषाणु से ग्रसित किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए गए भोजन को खाना जो शौचालय को उपयोग करने के बाद उसमें हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोता हो, या फिर दूषित पानी पीने से, जैसे गंदे नाले से दूषित पानी वाली कच्चा सीपदार मछली खाना, इससे भी हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ निकट संपर्क में होना जो संक्रमित हो, भले ही उस व्यक्ति में इस रोग के कई चिन्ह या फिर लक्षण ना दिखे, ठीक है, ऐसे हो सकता है। और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना जिसमें यह विषाणु हो, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि जियान लुइगी डोनोरुम्मा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? तो देखिए एक खिलाड़ी थे, तो किस चीज़ का खिलाड़ी थे? तो देखिए इताली फुटबॉलर खिलाड़ी थे, फुटबॉल खेलते हैं ये फुटबॉलर खिलाड़ी हैं जो इटली के राष्ट्रीय टीम के लिए गोलकीपर के रूप में खेलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का एक तत्व हो जाएगा यहाँ पे? तो देखा पे फेरस, फेरम हो जाएगा। देखिए डी ब्लॉक तत्व क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। देखिए डी ब्लॉक तत्व जो है वे तत्व होते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे समूह, ठीक है, तीसरा समूह और फिर 12वें समूह तक पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब तीसरा से लेकर के 12वें समूह तक में जो पाया जाता है उसी को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। और जो डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण धातु भी कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से जान लीजिए कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम जो है आवर्त सारणी इसका, देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है और इसको क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाता है, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके देखिए मैग्नीशियम जो है इसका परमाणु संख्या 12 होता है, ये भी क्या एक क्षारीय मृदा धातु है, ठीक। उसके देखिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, ये भी क्षार धातु है एक ही, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ शुरू हुआ, उनकी पुस्तक का नाम डैश है? तो देखिए अष्टाध्यायी ये है। फिर जान लीजिए कि जो व्याकरण पर संस्कृत ग्रंथ भारतीय व्याकरणविद पाणिनि के द्वारा 6ठी से 5वीं शताब्दी, ठीक है, 6ठी से लेकर के 5वीं शताब्दी ईसा के पूर्व में लिखा गया था। और इसमें जो है कुल देखिए याद रखिएगा 4000 सूत्रों में इसको बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा किससे प्राप्त की गई थी? तो देखिए ब्रिटेन से प्राप्त की गई थी, ठीक है।
जान लीजिए कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया क्या क्या है, तो सबसे पहले कानून निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा में कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय ये लिया गया है। सरकार का जो संसदीय स्वरूप है ये भी लिया गया है, कहाँ से, ब्रिटेन से। उसके कानून के शासन का जो विचार है ये भी लिया गया कहाँ से, ब्रिटेन से। उसके देखिए विधायिका की अध्यक्ष का पद हो गया, उनकी भूमिका हो गया, ये सब लिया गया कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग जान लेते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो सरकार का अर्ध संघीय स्वरूप, जो देखिए सरकार का जो संघीय स्वरूप है ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद जो राज्य के नीति निर्देशक था तो ये आयरलैंड से लिया गया, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सभी फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा जो है ये अमेरिका से लिया गया है, ये सब कुछ याद रखिएगा यहाँ से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक हैं, ये बताना है। तो ये विक्रम चंद्र ये हो जाएगा, ठीक है, विक्रम चंद्र। इनको जो है ना 1996 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ प्रथम पुस्तक के लिए राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार जीता है इन्होंने। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सिद्धि धमाल नृत्य निम्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किससे संबंधित है। तो ये गुजरात से हो जाएगा, ठीक है। गुजरात के प्रमुख आदिवासी समुदाय में से एक है ये सिद्धि धमाल नृत्य। उसके बाद ये कुछ और राज्यों में जैसे कि कर्नाटक होगा, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब हिस्सों में भी करा जाता है। फिर जान लीजिए कि देखिए गुजरात का राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि अभी मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल है, और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि एक निश्चित समय पर लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जनसंख्या पिरामिड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि प्रसिद्ध गायिका MS सुब्बलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म डैश में हुआ था। तो देखिए मदुरई में हुआ था, मदुरई में। वे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका भी थी, याद रखिएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित होने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी, और एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है इनको। किसको, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को, ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को माना जाता है। फिर यहाँ लेके कर्नाटक संगीत या दक्षिण भारत के मूल का भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है। अगला क्वेश्चन आएगा कि स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो निम्न महाद्वीप में पाया जाता है। तो यूरोप महाद्वीप में ये पाया जाता है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि नॉर्डर्न और नॉर्डिक ये दोनों शब्द का मतलब होता है उत्तर। इनका उपयोग सामूहिक रूप से 5 स्कैंडिनेवियाई देशों यानी कि स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और फेरो आइसलैंड को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से देखिए आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि स्कैंडिनेवियाई कौन कौन सा देश में आता है। तो देखिए बेसिकली आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि स्कैंडिनेवियाई देश जो है कौन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पहला स्वीडन, दूसरा नॉर्वे, तीसरा डेनमार्क, चौथा फिनलैंड, पांचवा आइसलैंड, ठीक है। ये सब कुछ प्रमुख देश हैं जो स्कैंडिनेवियाई देश के अंदर आता है सब। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह किस देश की परियोजना है। तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात की परियोजना है, यानी कि UAE का परियोजना है ये, ठीक है। जान लीजिए कि UAE का राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी है। उसके बाद राष्ट्रपति कौन है अभी फिलहाल, तो मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है। अगला क्वेश्चन आएगा कि टाटा एयरलाइंस को मूल रूप से वर्ष में शुरू किया गया था, कब, तो ये 1932 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक। तो देखिए कब, तो 15 अक्टूबर 1932 ईस्वी को शुरू किया गया था, ठीक है। और इस दिन को पहली एयरलाइंस की पहली उड़ान भरी थी ये, ठीक है। उसके बाद से देखिए एक चीज जान लीजिए कि जो यह इस हवाई सेवा को स्वतंत्रता के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया, और उसके बाद इसको एयर इंडिया के रूप में जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से भेजा जाने वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो ये निसार हो जाएगा, ठीक है, निसार। देखिए पृथ्वी अवलोकन मिशन है या निसार, जिसका मतलब क्या था, इसका लक्ष्य होता है कि उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन के कारणों और परिणामों का वैश्विक माप लेना होता है। उसके जान लीजिए कि नासा, ठीक है, नासा का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे नासा का मतलब होता है क्या कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता है। इसकी स्थापना याद रखिए कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 29 जुलाई को और 1958, ठीक है, 29 जुलाई 1958 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। वो रखिए देखिए इसरो का मतलब क्या होता है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त, ठीक है, 1969 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कि संस्कृत मंत्रालय ने फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव का क्या नाम था। तो देखिए उत्सव का नाम था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ये था,
ठीक है। और ये 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 2021 ईस्वी को मनाया गया था। ये 11वां संस्करण। देखिए कहाँ पर मनाया गया था 11वां संस्करण? ये मनाया गया था दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मनाया गया था, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का दूसरा चरण था ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि वैध मुद्रा वह है जिसका कोई भी आंतरिक मूल्य नहीं होता, वही वैध मुद्रा होता है, ठीक है। देखिए वैध मुद्रा जो होता है ना, वो केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वे नियंत्रित कर सकते हैं कि कितना पैसा छपा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर डैश में स्थापित किया गया था, तो 1651 ईस्वी को स्थापित किया गया था। फिर जान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों के कारखानों के पास बसने के लिए मना लिया था इस समय, और 1696 ईस्वी तक कंपनी ने हुगली नदी के समीप बसी उस बस्ती के आसपास एक किले का निर्माण भी शुरू कर दिया था। यहां से जान लीजिए कि जो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से वर्ष 1608 ईस्वी में पहली बार समुद्र मार्ग से सूरत पहुंचा था, ठीक, कहां पर? सूरत। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में किस पूर्व एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को ही सम्मानित किया गया, ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज को। और अंजू ने 2003 ईस्वी में पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में 6.70 मीटर की दूरी तय करके कांस्य पर जीता था, याद रखिएगा से। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के बराबर एक कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम क्या हो जाएगा? देखिए वायु हो जाएगा, ठीक है, वायु। और ये जो है ना वेंटिलेटर, 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर और एक ऑक्सीजन सांद्रक विकसित किया गया था इसमें। यहां से जान लीजिए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बारे में देखिए, वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की इसरो का एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, जो प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। और ये जो है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में यहीं पे स्थित है। इसका जनक कौन माना जाता है? तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई को माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि ऋग्वेद डैश मंडलों में विभाजित 1028 सूक्तों का संग्रह है। तो देखिए यहाँ पे कितने मंडल का? तो 10 मंडलों का, ठीक है। ऋग्वेद में कुल जो है 1028 सूक्त हैं, जिसमें से अप्रतिम देखिए 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो साइट्रस फल ये हो जाएगा, ठीक है। अरे विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है। साइट्रस फल में कौन कौन आएगा? देखिए नींबू आएगा, संतरा आएगा, अंगूर आएगा, ये सब आएगा। उसके बाद जान लीजिए कि फलों के रस जो है विटामिन ए और सी और खनिज जैसे सोडियम, पोटेशियम, लोहा, ये सब के स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस वर्ष में एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम प्रभावी हुआ था? तो ये 1970 को प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है? तो FTP ये हो जाएगा। देखिए FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है। और ये कहते हैं होता है SMTP, ठीक है, इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और एक होता है देखिए टेलनेट, इसका मतलब होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। और एक होता है HTTP, ये एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कि गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ये था, ठीक है। देखिए दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान लगाया था, और उन्होंने प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 16 से 35 रुपये का अनुमान लगाया था। फिर जान लीजिए कि दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ, उनको जो है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे और 9वें अध्यक्ष भी थे ये। वो धन निष्कासन के सिद्धांत के प्रख्यात भी थे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। देखिए इसमें कुल 3 अनुच्छेद होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है 352, ठीक है, जो कि राष्ट्र आपातकाल हो गया। एक होता है 356, जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है। और एक होता है 360, ठीक है, जो कि इसमें कहते हैं वित्तीय आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे वो विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये हो जाएगा 182 में। 183 में क्या बताया गया? 183 में बताया गया कि राज्य विधानमंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल के अवकाश और इस्तीफा और पद ये सब से हटाने के बारे में चर्चा किया गया है। 180 के बारे में क्या बताया गया, याद रखिएगा। इसमें राज्य विधायिका के कार्यकाल के कर्तव्य का पालन करने और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति बताता है 180 में।
फिर 179 में क्या बताया गया? 179 में बताया गया कि राज्य विधानमंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल के अवकाश, इस्तीफा और पद से हटाने के बारे में बताता है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका कि सांची स्तूप में निम्न में से कौन सा प्रतीक सारनाथ में दिए गए बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये चक्र हो जाएगा, ठीक है, चक्र। देखिए, बुद्ध ने सारनाथ में एक हिरण वन में पहला उपदेश दिया था और उस उपदेश का प्रतीक धर्म चक्र था। सदियों से इस महान स्तूप को धर्म के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। और ये जो कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, सांची का स्तूप, ठीक है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे कि काली मृदा भारत के निम्न में से किस भौतिक प्रभाग में प्रमुखता में से एक है? तो दक्कन ट्रैप ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए, लावा के ढकने क्षेत्रों में पाई जाने वाली काली मृदा सबसे विशिष्ट होती है। इस मृदा को अक्सर रेगूद मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, और इसे काली कपास मृदा के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ से जान लीजिए कि जो ये जो है ना कपास, इन क्षेत्रों में सबसे आम पारंपरिक फसल रही है। इस मिट्टियों में सबसे ज़्यादा फसल कौन सा होता है? तो कपास का फसल होता है। और काली मृदा ज़्यादातर दक्कन का लावा पठार और मालवा पठार में विस्तारित होती है, जहाँ मध्यम वर्षा और अंतर्निहित बेसाल्टिक चट्टान पाई जाती है, उसके लिए, ठीक है। फिर जान लीजिए कि इनमें जो है ना लोहा अधिक मात्रा में होता है और यह अत्यधिक नमी धारण करती है, लेकिन इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होता है।